हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक का पार्ट पढ़ लिया था। उसमें मैंने ईएमएफ निकालना आपको सिखाया था और ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड ईएमएफ और डेल्टा जी का क्या रिलेशनशिप है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। उसमें मैंने ये बता दिया था आपको कि हम कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, कौन से सॉल्यूशन को किस मेटल के कंटेनर में रखा जा सकता है, किस में नहीं रखा जा सकता। अगर कोई सॉल्यूशन किसी कंटेनर में रखने से उस कंटेनर के मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वहां नहीं रखा जा सकता, वो सेफ नहीं होगा। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए मैंने ये बताया था कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, इसीलिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन भी किया था कल। तो यहां तक की बात हम कर चुके। अब बात ये आती है कि मान लो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस न हो, उस केस में हम लोग सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करें। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आज बच्चों मैं आज आप लोगों को नस्ट इक्वेशन समझाने जा रहा हूं कि आप लोग नस्ट इक्वेशन किस तरीके से जो है नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग नस्ट इक्वेशन निकालना सीख लेते हैं कि नस्ट इक्वेशन है क्या। जब हम नस्ट इक्वेशन निकालना सीख लेंगे तो हम लोग इजीली कैलकुलेट भी करना सीख। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सेल का ईएमएफ हमको निकालना है और कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं। तो उसके लिए हमने जो इक्वेशन निकाली है वो है नस्ट इक्वेशन। क्या चीज है ये? कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ of the cell when the conditions are not standard। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए सबसे पहले let us take a hypothetical redox रिएक्शन। बेटे हमारा जो सेल है वो क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उस सेल। मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उस सेल। तो हम एक रिडॉक्स रिएक्शन ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं x moles of A plus y moles of B। रिडॉक्स रिएक्शन करेगा z moles of C plus A moles of। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात यह है कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो इस रिएक्शन के लिए मुझे यहां पर थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेशन करनी। तो एक थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन। हम जानते हैं कि किसी भी एक रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है GA इज इक्वल टू जी नॉट ए प्लस RT ln A टू दी पावर x। ए के लिए निकल गई क्या निकल गई? ए की फ्री एनर्जी। बी के लिए निकालो, यही फॉर्मूला अप्लाई करो। GB बराबर हो जाएगी जी नॉट बी प्लस RT ln B टू दी पावर y। ठीक है। अच्छा GC क्या हो जाएगा बेटा? जी नॉट सी प्लस RT ln C टू दी पावर क्या है बेटा? Z। C के Z मोल्स है Z। अच्छा GD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? जी नॉट D प्लस RT ln D टू दी पावर A, क्योंकि D के स्मॉल a मोल्स। तो ये फॉर्मूला
गिब्स फ्री एनर्जी का होता है, किसी भी एक सब्सटेंस की गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करें। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा जी कैलकुलेट करना चाहें तो डेल्टा जी होता है जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, जीसी प्लस जीडी, इसको माइनस करेंगे किससे, जीए प्लस जीबी, इससे माइनस कर ले। तो जीसी प्लस जीडी को अगर हम माइनस करें जीए प्लस जीबी से तो मुझे डेल्टा जी मिल जाएगा, जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स की? बताओ बेटे आप लोग, डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जगह क्या है, सी और डी, रिएक्टेंट की जगह क्या है, ए और बी। तो मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लिया। क्लियर हो रही है? टाइप करो, ईशा, प्रियांशी, भीमराज, बड़े। अब मैं बेटा इस रिएक्शन को लिख के दे रहा हूं, जो मैंने ऊपर ये रिएक्शन लिखी है इन्हीं को लिखूंगा। ध्यान से देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। जीसी की जो वैल्यू है वो लिख दो, जीडी की जो वैल्यू है वो लिख दो, जीए की जो वैल्यू है वो लिख दो, जीबी की जो वैल्यू है वो लिख दो। आपके सामने ऊपर 4 वैल्यूज लिखी। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से। डेल्टा जी बराबर जी नॉट सी प्लस आर टी एल एन सी टू दी पावर जेड प्लस जी नॉट डी प्लस आर टी एल एन डी टू दी पावर ए। ये हो गया प्रोडक्ट। माइनस करना है किससे, रिएक्टेंट से, कर लो। जी नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए टू दी पावर एक्स प्लस जी नॉट बी प्लस आर टी एल एन बी टू दी पावर वाई। चलिए भैया, जी नॉट सी, जी नॉट डी और जी नॉट ए, जी नॉट बी को एक साथ ले तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा बाई जी नॉट सी प्लस जी नॉट डी। ये तो हो गए प्रोडक्ट। जी नॉट ए प्लस जी नॉट बी में से माइनस कर दो, ये हो गए रिएक्टेंट। तो डेल्टा जी बराबर पहला आ गया डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन, प्लस में क्या है सी और डी, तो ये तो लॉग में ऊपर आ जाएगा, सी टू दी पावर जेड और डी टू दी पावर ए। माइनस में क्या है, रिएक्टेंट ए और बी, तो लॉग में माइनस कहां आ जाता है, डिवाइड। तो ये बेटा डिवाइड में आ जाएगा, ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर। ये डेल्टा जी का फार्मूला निकल आया। अच्छा, जरा बेटा अगले पेज पे इस फॉर्मूले को लिख लेता हूं। पेज पलट रहा हूं बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन सी टू दी पावर जेड डी टू दी पावर ए अपॉन ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, कल हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल एंड डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये दोनों फॉर्मूले में यहां रख के दिया। अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे एन टाइप करें। ये डेल्टा जी का फॉर्मूला मैं डेल्टा जी की जगह रख दे रहा हूं, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला मैं डेल्टा जी नॉट की जगह रख दे रहा हूं। रखिए, ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन सी टू दी पावर जेड डी टू दी पावर ए अपॉन ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई। बेटे ध्यान दो, माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो। तो डिवाइड करो, माइनस एन एफ लगाएंगे तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, बोलो।
ई सेल। अगर ये ना समझ में आए तो मुझे एन टाइप कर देना, मैं डिवाइड करके भी दिखा दूंगा। ई सेल बराबर माइनस एन एफ से इधर डिवाइड करेंगे, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ई नॉट सेल। अब यहां माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, एन एफ से डिवाइड कर रहे हो तो आर टी बाई एल एन। सिखा रहा हूं बेटा, सी टू दी पावर जेड डी टू दी पावर ए अपॉन ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई। एक बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं उसको करके दिखाता हूं। इधर देखो, ये रफ वर्क है, मैं करके दिखा रहा हूं। फॉर्मूला था हमारा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, ये था प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यही तो फॉर्मूला था, सी डी ए बी, यही फॉर्मूला था रोहित। कैसे लिख सकता हूं? मैंने कहा इसको माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यही फॉर्मूला आया था। मैंने कहा इसको सबको माइनस एन एफ से डिवाइड करो बेटा, माइनस एन एफ अपॉन माइनस एन एफ अपॉन एन एफ तो इधर आ जाएगा और प्लस और माइनस मिलके यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, नहीं प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा, बोलो बेटा, तो माइनस में आ गया। इस माइनस से माइनस कट गया, एन एफ से एन एफ कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एन एफ से एन एफ कट गया, यहाँ प्लस माइनस मिलके माइनस आ गया, आर टी बाई एन एफ। देखो यही तो आ रहा है, ई सेल बराबर बेटा ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। बताओ बेटा मेरी बात, कोई प्रॉब्लम है क्या रोहित? आगे सर। बहुत बढ़िया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तुरंत मुझसे बताइए कि यहाँ पे दिक्कत है, मैं डिवाइड करके आपको दिखा सारा का। ये हो गया बेटा आपका डिवीजन लॉग का। चलिए अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्म तो लगभग निकल चुका है, अब जरा देखिए बेटे, इसको जरा सा एलएन को हटा के लॉग कर लेते। अगर एलएन हटा के हम लॉग करेंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई करें। एलएन होता है लॉग टू द बेस ई और एलओजी लॉग, लॉग होता है लॉग टू द बेस 10। तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं हम लॉग टू द बेस 10 में करते हैं, मतलब लॉग में करते हैं, एलओजी। ध्यान रखना एलएन का मतलब होता है, वैसे ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, एलएन का मतलब होता है लॉग की बेस ई और लॉग का मतलब होता है लॉग की बेस 10। तो हमारी कैलकुलेशन लॉग की बेस 10, लॉग की बेस 10 में चेंज करने के लिए एलएन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303, तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ई सेल बराबर मेरे बच्चे ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिख दूं, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूं, वो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेटा नेक्स्ट इक्वेशन की पहली फॉर्म निकल के बाहर है, यही आपकी नेक्स्ट इक्वेशन जिससे कि आप कैलकुलेट करो। मैं आपकी कैलकुलेशंस आसान करने के लिए और भी तरीके बताऊंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस आसान। चलिए आगे बढ़ते। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 नोन एज नेक्स्ट इक्वेशन। ये नेक्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म निकल के बाहर। चलिए और भी बताता हूं। आपके पास फॉर्मूला निकल के आया मेरे बेटे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट पी लिख के दे रहा हूं बेटा अपॉन रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला निकल गया बेटा। एन की वैल्यू तो पता नहीं, वो तो रिएक्शन से पता चलेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में बनाएगा तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बनाएगा तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी।
एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्युमिनियम बनाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो n की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन F तो मालूम, F तो फेराडे, आपको मालूम है फेराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फेराडे की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 96500। ये सब बच्चों ने पढ़ रखा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं पढ़ रखा है। ये वैल्यू F की वैल्यू कितनी निकल के आती है कूलम, 96500। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, R की वैल्यू हमको मालूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लोगे तो 0.0821, यहाँ पे जूल में लोगे तो 8.314। टेम्परेचर T, भाई आप रूम टेम्परेचर पर ही अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो सेल का, कोई सेल को आप गर्म तो कर नहीं रहे, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं। समझ बात आ रही नहीं आ रही, 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इन सबको हम कैलकुलेट करके लिख लें तो हमारे लिए आसान हो जाए। तो बेटा R, T और F, इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने लिख ली, और इन तीनों की वैल्यू जो कैलकुलेट करके लिखी उसमें वैल्यू आई हमारे पास E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग, आ गई प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब ये बेटा इक्वेशंस जो निकल के बाहर आ रही, ये तो 1 थी, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन नंबर, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो जो तुम्हारा मन हो, जिसमें आपको कैलकुलेशन में परेशानी नहीं। मैं आपको सिर्फ रिएक्टेंट का कंसेप्ट, मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस लिखना सिखा रहा हूं बेटा। 0.059, एक बार ये सेकंड, हाँ बोलो बेटा। सर ये एक बार रिपीट कर दो सर, सेकंड इक्वेशन थोड़ी बहुत ही लास्ट में। बेटा R, T और F, इनकी वैल्यू हमने लगा ली। R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298 केल्विन और F की वैल्यू 96500 कूलम। ये वैल्यू हम लोगों ने लगा ली और कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ गई 0.059। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन की। समझ में आया? R की वैल्यू लिखी, T की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई किया और F मतलब 96500 कूलम से डिवाइड, तो वैल्यू ये आ गई। समझ में आया? ओके सर, ठीक है। तो अब 0.059 को और छोटा कर दो, तो क्या लिख सकते हो, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.06 लिख दूं, अरे 59 को 6 लिख सकते हैं, अपॉन n लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आपका जो मन पर हो, जिस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, आप उस इक्वेशन को लगाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब जरा एक आध सेल पर नेक्स्ट इक्वेशन लगा के देख ले। हमने किसी सेल पर नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। लेट अस कंसीडर द सेल जिसको हम लेके अब तक चल रहे हैं, जिंक कॉपर कपल। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, एक बात याद करो, मैंने कहा था हम सेल कौन सा ले रहे हैं, जिंक कॉपर कपल। मतलब एक तरफ जिंक के कंटेनर में जिसमें जिंक रॉड डुबो रखी है ZnSO4 के सॉल्यूशन, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट है, उसमें कॉपर रॉड डुबो रखी है, एक साल्ट ब्रिज लगा रखा है उसमें K2SO4 साल्ट। ये हमने सेल पहले पढ़ लिया, ठीक। आपको मैंने कहा था कि LHS की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या रखेंगे, बताओ आप लोग, NO।
राइट हैंड साइड की तरफ क्या रखेंगे बेटा, कैथोड। ये IUPAC ने रिकमेंड कर रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या रखेंगे, जल्दी बोलिए, एनोड। राइट हैंड साइड की तरफ क्या रखेंगे, बोलिए, कैथोड। ये हमें, चलिए, तो जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है, ये बात तो हम लोगों को मालूम है कि जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड। तो बेटा जिंक ने क्या बनाया बताइए, ऑब्लिक लगाइए, जिंक ने बनाया Zn2 पॉजिटिव। कंसंट्रेशन पता नहीं, हो सकता है C1M हो, क्या कंसंट्रेशन था पता। डबल लाइन लगाएंगे साल्ट ब्रिज के लिए, साल्ट ब्रिज बन गया। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट का क्या कंसंट्रेशन था नहीं पता, C2M, C मतलब कंसंट्रेशन, ऑब्लिक कॉपर। कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है, ये कैथोड है, राइट हैंड साइड रखा है। जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, ये एनोड है, इसको हमने, ये एनोड है, LHS में रखा है। ये कैथोड है, कहां रखा है, RHS में रखा है। और डबल लाइन से हमने क्या दिखाया है, साल्ट ब्रिज। डबल लाइन से क्या दिखाया हमने, साल्ट ब्रिज। तो चलिए एक सेल लेते हैं, यही वाला सेल ले लेते हैं, और इस सेल पर हम लोग जो है नस्ट इक्वेशन अप्लाई। चलिए सेल कौन सा लेने के लिए मैंने बात कही है, जिंक कॉपर कपल। तो सेल लिया है मैंने Zn से Zn2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव से C, ये मैंने सेल लिया। लेफ्ट हैंड साइड एनोड है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट हैंड साइड कैथोड है जहां रिडक्शन। बेटा याद कीजिए मैंने आपको लिखाया है कि अगर कहीं पर भी E लिखा जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड बोला जाएगा, तो उसको क्या मान के चलेंगे, बोलना पड़ेगा, बोलिए। कल बताया था मैंने, अगर कहीं पर भी E लिखा हो, E के नीचे कुछ नहीं लिखा, या कोई वर्ड बोला जा रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको आप क्या मानोगे, क्या कल नहीं बताया था मैंने आपको कि उसको रिडक्शन में, वेरी गुड, तो बोला इतने क्यों नहीं, उसको रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलो। इसका मतलब हमारी जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी सारी रिडक्शन की बनाओ। क्यों, क्योंकि सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E राइट माइनस E लेफ्ट। तो E राइट क्या है, E रिडक्शन ऑफ कैथोड, और E लेफ्ट क्या है, E रिडक्शन ऑफ एनोड। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मना नहीं कर रहा, लेकिन जो इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए वो किसकी बनेगी, रिडक्शन की ही बनेगी, ऑक्सीडेशन की नहीं। क्यों, ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए फॉर्मूला है आपके पास E रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन ऑफ एनोड। तो आपको यहाँ रिडक्शन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले एनोडिक इक्वेशन, एनोड पर एनोडिक कौन सी इक्वेशन, रिडक्शन इक्वेशन। मैं जानता हूं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन मुझे नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए रिडक्शन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूं। निकाल लीजिए, Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएगा Zn सॉलिड। एक मिनट रुकिएगा, लाइट चली गई। आप लोग हो ना बेटा, नेटवर्क कोई गड़बड़ तो नहीं है, आप लोग को सुनाई दे रहा है, मैं ऑडिबल हूं, टाइप करके बताइए।